नमस्कार। आज की खबर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज होगी बिहार की बात। बिहार इसलिए क्योंकि बिहार के लिए आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चुनाव चल रहे हैं। ये कहा जाए कि चुनाव अपने चरम पर पहुंच चुके हैं और आज महागठबंधन ने अपने घोषणा पत्र की ऐलान किया है। हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए नीरज मिश्रा हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उत्तर प्रदेश की राजनीति में पैनी नज़र रखते हैं, साथ ही आज की खबर के सीनियर स्पेशल करस्पॉन्डेंट भी हैं। नीरज, आज घोषणा पत्र जारी हुआ है और जो मंच सजा था वो मंच भी आपने देखा कि उसमें महागठबंधन के सारे बड़े चेहरे मौजूद थे। ये कहा जा रहा है कि जो महागठबंधन पर बातचीत उठ रही थी, उंगलियां उठ रही थी, तमाम तंज कसे जा रहे थे, वो आज सारी शिकायतें, सारे तंज का एक तरह से जवाब दे दिया गया। जी बिल्कुल। देखिए, आज महागठबंधन ने अपना घोषणा पत्र जारी किया है, लेकिन अगर हम घोषणा पत्र के जो मुख्य पृष्ठ है अगर हम उसे देखें तो उस मुख्य पृष्ठ से साफ तौर पर यह पता चलता है कि अगर सरकार बनती है महागठबंधन की तो उसमें किसको कितनी तवज्जो मिलेगी। आप देखिए, घोषणा पत्र में सबसे बड़ी जो तस्वीर है वो तेजस्वी यादव की है और उसमें साफ तौर पर 3 बार तेजस्वी यादव का नाम लिखा है। बिहार का तेजस्वी प्रण, संपूर्ण बिहार का संपूर्ण परिवर्तन, तेजस्वी प्रतिज्ञा और फिर लिखा है तेजस्वी प्रण। 3 बार तेजस्वी का नाम है, इसके अलावा और किसी नेता का नाम नहीं है। बड़ी तस्वीर लगी है। उसके बाद एक और छोटी तस्वीर लगी है, वो राहुल गांधी की है। उसके बाद बीच में तमाम नेताओं की तस्वीर लगी है और अंत में लालू प्रसाद यादव की तस्वीर, जो कि थोड़ा सा छोटी है राहुल गांधी से, और उसके बाद मुकेश सहनी की तस्वीर लगी है जो डिप्टी सीएम के उम्मीदवार हैं। और साथ में जो तमाम नेताओं की 8-10 नेताओं की जो तस्वीर लगी, आप देखिए, अगर जरा सा भी आप उनको ना पहचानते हो तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि किसकी किसकी तस्वीर है, यानी कि उनको किस तरह की तवज्जो दी गई है, ये आज घोषणा पत्र में साफ है। महागठबंधन में नीरज ऐसे ऐसे चेहरे हैं जिनको बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं। सीपीआई एमएल के नेता भट्टाचार्य जी, जिनको हम पहले बहुत कम जानते थे, वो आज तेजस्वी और मुकेश सहनी के बीच में बैठे थे। उनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी और उन्होंने तमाम जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, जो जनता को चीज़ें मिलने वाली हैं, उस पर उन्होंने बड़ी गहराई से जानकारी दी और ये भी अपना जताया कि उस घोषणा पत्र में जो सीपीआई एमएल की भूमिका है वो भूमिका किस तरह से महत्वपूर्ण रही है। एक बात उन्होंने और कही नीरज कि इस घोषणा पत्र को सभी दलों ने आपस में मिल बैठकर बनाया, सबकी सहमति से बनाया गया, सबके सुझाव लिए गए, यानी सभी दल 7 दल शामिल हैं इस महागठबंधन में, 7 राजनीतिक दल शामिल, लेकिन सभी दलों ने मिलकर इस घोषणा पत्र को तैयार किया है। शायद 21 मांगे रखी गई हैं उसमें, जो घोषणाएं हैं 21 घोषणाएं रखी गई हैं। कौन कौन सी प्रमुख घोषणाएं हैं और किस वर्ग से संबंधित हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है? जी बिल्कुल। देखिए, जो घोषणा है वो निश्चित तौर पर काफ़ी लोक लुभावन है और अगर आप उसे देखें तो लगता है कि बिहार की तस्वीर बदलने वाली घोषणाएं हैं। सबसे पहले कि हर परिवार को नौकरी दी जाएगी, बहुत अच्छी घोषणा है, निश्चित तौर पर लोगों को अपनी ओर आकर्षित करती है, लुभाएगी, क्योंकि बिहार में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी अगर कहा जाए, जिस तरह से उसका क्षेत्रफल है, तो सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है। तमाम लोग दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, सूरत, कई जगह काम करते हैं बिहार के। बल्कि बिहार में कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा जो माइंडेड लोग हैं वो भी वहाँ के हैं। तमाम आईएएस आईपीएस में आपको बिहार के लोग मिल जाएंगे, खासतौर पर उत्तर प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में भी आपको दिखेंगे। इसके साथ ही साथ जो घोषणा की गई है किसानों के लिए, गरीब परिवारों के लिए 200 यूनिट बिजली को फ्री करने के लिए, जो तमाम संविदा कर्मी हैं उनके लिए भी ये घोषणा की गई है कि उनको भी सरकारी नौकरी दी जाएगी, या और सीएम दीदियों को 30,000 रुपए दिया जाएगा, उनको भी सरकारी पद दिया जाएगा। लेकिन नीरज, एक बात मुझे जो खास लगी वो वक्फ संपत्तियों को लेकर, वक्फ कानून को लेकर जो घोषणा की गई है। हालांकि तेजस्वी यादव पहले भी बोलते रहे हैं, चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई मंच से ये बयान दिया कि अगर उनकी सरकार बनती है तो वक्फ कानून को खत्म करेंगे। क्या इस बात का भी जिक्र है उस घोषणा पत्र में? जी बिल्कुल। देखिए, मुसलमानों के लिए जो बात हो रही थी, मुसलमानों के लिए ये घोषणा की गई है, जो वक्फ संशोधन बिल है उसे खत्म किया जाएगा। अब बात आते हैं सच्चाई पर। आप देखिए, जो घोषणा पत्र है उसमें
जो कहा गया है कि हर परिवार को सरकारी नौकरी दी जाएगी। अब विवेक जी आप देखिए किस तरह से ये संभव है, ये मैं समझने की कोशिश कर रहा हूं, क्योंकि 13 करोड़ से अधिक की आबादी है और उसके अगर लिहाज से आप मानेंगे तो 4-5 करोड़ 6 करोड़ परिवार तो होंगे ही होंगे। अब इन 6 करोड़ परिवारों को किस तरह से 6 करोड़ लोगों को किस तरह से नौकरी दी जाएगी, और उसके लिए बजट कहां से लाएंगे? बजट कहां इतना से बड़ा आएगा? बजट कहां से आएगा? बिजली 200 यूनिट फ्री की बात की जा रही है, तो 125 यूनिट पहले से ही नीतीश कुमार के द्वारा फ्री दी जा रही है, जिसमें 3300 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भार आ रहा है। 200 यूनिट अगर वो 75 यूनिट और बढ़ जाएगी तो मेरे ख्याल से 50 के ऊपर ये डग जाएगा। जो 3300 है वो 5000 पहुंच जाएगा, 5000 करोड़। तो इस तरह, और इसके अलावा नौकरी भी देनी है, जो लोग संविदा पे हैं उनको रेगुलर भी करना है। तो आखिर बिहार में बिजली आएगी कहां से, पैसा आएगा कहां से? इसी बात पर एक तेजस्वी क्या बोल रहे हैं ये भी सुन लेते हैं नीरज। बीजेपी के लोगों ने, भ्रष्ट अधिकारियों ने नीतीश जी को पुतला बना करके रखा है। आज हम सब लोग उनकी स्थिति को देख रहे हैं, किस रूप में भाजपा के लोगों ने केवल उनके चेहरे का जो है इस्तेमाल की जा रही है। जैसे पुतला होता है उसी हिसाब से उनको एनडीए में रखा गया है। और अमित शाह जी ने तो पहले ही कंफर्म कर दिया कि अब नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री बनने नहीं जा रहे। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अब विधायक दल के लोग, विधायक तय करेंगे कि एनडीए का मुख्यमंत्री कौन होगा। यानी स्पष्ट बात है कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं होंगे। ये बात अमित शाह जी ने कहा है, और पहले भी हम लोग कहते रहे हैं कि नीतीश जी का इस्तेमाल जो है भाजपा के लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद वो कभी भी मुख्यमंत्री नीतीश जी को नहीं बनाएंगे, और वही बात जो है साबित हुआ है। हम लोगों ने पिछले बार 2-3 दिन पहले ही साझा रूप से मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा महागठबंधन इंडिया अलायंस के तौर पे वो घोषणा किया, हमारे नाम को जनता के सामने रखा। लेकिन आज तक, अभी तक एनडीए की कोई ऐसी ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस या ऑफिशियल घोषणा नहीं हुई है कि भाई एनडीए का मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। तो नीरज देखिए, तेजस्वी का भाषण भी मुझे लगता है कि बहुत ही संतुलित तरीके से तेजस्वी यादव ने जो एनडीए है उस पर प्रहार किया और नीतीश कुमार को पुतला बता दिया। जी बिल्कुल, देखिए अब चूंकि रण शुरू होने वाला है बिहार का, तो आरोप प्रत्यारोप का ये दौर लगातार चलता रहेगा। और ख़ास तौर पर चूंकि तेजस्वी यादव बहुत करीबी रहे हैं नीतीश कुमार के, और नीतीश कुमार ने ही सबसे पहले उन्हें डिप्टी सीएम का पद सौंपा था। आज तेजस्वी यादव एक बड़े नेता हैं, निश्चित तौर पर बिहार के एक युवा नेता हैं जिन पे लोगों की निगाहें हैं। लेकिन विवेक जी, आप मैं ये बिल्कुल कह सकता हूँ कि आज भी बिहार की पूरी राजनीति में अगर सबसे बड़ा कोई लीडर है तो वो लालू प्रसाद यादव हैं। और आज की तस्वीर जो उनकी मैंने देखी घोषणा पत्र में, तो मुझे लगा कि शायद अब ये थोड़ा सा पीछे हो गए हैं, क्योंकि तेजस्वी की जितनी बड़ी तस्वीर ना उतनी बड़ी एक छोटी थोड़ा सा 19-20 तस्वीर, कम से कम राहुल गांधी के बराबर तो तस्वीर लगती। तस्वीरें बहुत कुछ बयान करती हैं, और जब घोषणा पत्र पे जो तस्वीर होती है वो बहुत कुछ कहती है अपने आप में। फिलहाल ये चुनाव भी पूरी तरह से लालू यादव के इर्द गिर्द ही रहेगा, क्योंकि बिहार का जब भी नाम आता है तो लालू के अलावा और नीतीश के अलावा कोई और बड़ा चेहरा नहीं है, ना तो कांग्रेस के पास है ना ही भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो नीरज, आपने जो बात कही चेहरे की, तस्वीरों की और तेजस्वी का जो अंदाज है उसकी, लेकिन वापस हम घोषणा पत्र पे फिर से आते हैं। घोषणा पत्र में मुझे जो प्रमुख चीज़ें देखने को मिली, उसमें जो युवा वर्ग है उसको बहुत ज़्यादा घोषणा पत्र में तवज्जो दी गई है। साथ ही दूसरा पॉइंट जो मुझे लगा नीरज, कि जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके लिए भी तमाम घोषणाएं की गई हैं। संविदा कर्मी हैं उनके लिए, और महिलाओं के लिए खासकर जो माई बहनी योजना है
उसके लिए एक अलग सामग्री तय की गई है, एक अलग धन सामग्री है। उसके अलावा जो तमाम और दीदी योजना है उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ये इतना बड़ा जो घोषणाएं हुई हैं, इतना बड़ा एक फंड कहाँ से आएगा? हालांकि इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी महिलाओं को पैसे दिए थे, 10-10 हज़ार रुपये उनके खाते में भेजे। उसके बाद ये वादा किया गया कि 2-2 लाख रुपए और मिलेंगे। उस समय भी फंड पर सवाल उठे थे, लेकिन आज जब महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी हुआ है तो ऐसी लोक लुभावन चीजें कही गई हैं जिसके लिए बहुत बड़े बजट की जरूरत है। और नीतीश कुमार को कटघरे में खड़े करने वाले तेजस्वी ने यह भी कह दिया कि हम जब हमारी सरकार बनेगी तो जो हर घर को नौकरी देने का वादा है वो मात्र 20 महीने में पूरा किया जाएगा। कैसे संभव होगा ये? जी वही चीज़ है कि हालांकि लोक लुभावन जो वादे होते हैं वो सभी पार्टियां अपनी अपनी तरफ से देती हैं। आप एनडीए में देखेंगे तो हो सकता है इससे भी 4 गुना ज़्यादा आपको लोक लुभावन चीज़ें। एनडीए का बजट आने वाला है, माफ कीजिएगा, घोषणा पत्र आने वाला है 30 अक्टूबर को। उन्होंने कहा है कि अपना घोषणा पत्र जारी करेंगे, उसका भी इंतजार कर रहे हैं। कंटिन्यू प्लीज। जी बिल्कुल, देखिए जब भी घोषणा पत्र आता है तो लोगों को बड़ी आशा होती है कि ये तमाम चीज़ें पूरी होंगी और इसीलिए एनडीए इंतजार कर रहा था कि महागठबंधन अपना घोषणा पत्र जारी करे और उसमें जो चीज़ें हैं उसमें बढ़ा के या उसमें एड ऑन करके वो तमाम चीज़ें हम भी अपने में दें और निश्चित तौर पर एक अच्छा घोषणा पत्र उनका भी बना होगा। और इसीलिए कहा जाता है कि जब भी चुनाव आता है भात मांगो पुलाव आता है। तो यही चीज़ें हैं कि अब जनता को मिलेगा क्या, कि सबके कटोरे में बहुत अच्छा सामान है, लेकिन क्या वो सामान चुनाव के बाद वो उनको मिलेगा या फिर उसी तरह की जिस तरह आप देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक समय कहा गया कि सबको लैपटॉप मिलेगा। मेरे ख्याल से 1 साल मिला, फिर उसके बाद उसकी संख्या कम होती गई और बाद में फिर टॉपर्स को मिलने लगा। आपने उत्तर प्रदेश की बात कही नीरज, तो घोषणा पत्र में एक और चीज का जिक्र है, एक और घोषणा की गई है, अपराध के प्रति 0 टॉलरेंस। बिहार में जंगल राज एक अवधारणा बनी हुई है, एक नैरेटिव सेट है कि बिहार में जंगल राज है, क्राइम चरम पर रहता है और हमेशा बड़ी बड़ी घटनाएं ऐसी जो पूरे देश को हिला देती हैं। लेकिन तेजस्वी यादव पिछले कुछ समय से, जब वो डिप्टी सीएम रहे तब भी और उसके बाद अब जब वो सीएम का चेहरा है, तेजस्वी यादव एक इस नैरेटिव को तोड़ने की एक कोशिश कर रहे हैं। बिहार में कई बार उन्होंने अभी पिछले 1 हफ्ते के दौरान कई ऐसे भाषण दिए जिसमें उन्होंने बार बार जिक्र किया कि अगर तेजस्वी का भी कोई छाया भी होगी उसको भी छोड़ा नहीं जाएगा। तो ये जो नैरेटिव है जंगल राज का, वो तेजस्वी ने छोड़ने की कोशिश की है, उसको खत्म करने की कोशिश की है, इस नैरेटिव को समाप्त करने की कोशिश की है। क्या आपको लगता है नीरज इसका असर कुछ पड़ेगा बिहार चुनाव में? निश्चित तौर पर इसका असर पड़ेगा। लोगों को बहुत उम्मीदें हैं तेजस्वी यादव से और उनको एक युवा नेता के तौर पर देखा जाता है। लालू के 2 बेटे हैं, तेजस्वी और तेज प्रताप। आप देखिए दोनों में कितना अंतर पब्लिक देखती है और है भी। आप अगर सामने से भी देखेंगे, बातचीत में भी देखेंगे, तेजस्वी के बात करने का अंदाज, उस पर लोगों को विश्वास होता है। और तेज प्रताप किस तरह से सामने आते हैं वो भी सबके सामने है। तो जिस तरह से उत्तर प्रदेश में एक समय लोगों ने अखिलेश यादव पर भरोसा किया, मुझे लगता है कि लोगों को तेजस्वी यादव पर इस समय बिहार में युवा नेता जो कि फ्रंट फुट पे हैं उन पर भरोसा होगा। और नीतीश अब चूंकि ढलती उम्र के पड़ाव पर हैं तो हो सकता है बीमार भी रहते हैं वो। हाँ, और कई बार उनके सवाल भी उठते रहते हैं उनके स्वास्थ्य को लेकर, और आज उनके स्वास्थ्य को लेकर तेजस्वी यादव ने भी सवाल उठाया। तो अब क्या नीतीश को गठबंधन, एनडीए गठबंधन उनको अपना नेता बनाएगा चुनाव जीतने के बाद? क्या स्थिति रहेगी, अभी वो भ्रम की स्थिति है। और यही सवाल तेजस्वी यादव भी बार बार उठा रहे हैं, महागठबंधन के लोग भी उठा रहे हैं, तमाम बड़े नेता, कि हमारी तो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई, हमने घोषणा भी कर दी, हमने सीएम फेस का ऐलान भी कर दिया, हमने घोषणा पत्र भी जारी कर दिया, सारा सब कुछ हमारा क्लियर है, हम साथ में हैं। मंच पे वो आए, 7 दलों के प्रतिनिधि आए, मंच पर साथ में बैठे और बहुत एक सामान्य व्यवहार के रूप में पत्रकार वार्ता उन्होंने की। सभी लोगों को मौका दिया गया, सभी नेताओं ने माइक पर अपनी अपनी बातें रखी। लेकिन एनडीए पर सवाल उठ रहा है कि अभी तक तो उनका सीएम फेस ही घोषित नहीं है, साफ नहीं है चेहरा। इसके अलावा घोषणा पत्र में क्या क्या चीजें हैं? हालांकि तेजस्वी यादव पहले भी ये कहते रहे हैं कि घोषणा पत्र में जो चीजें हैं वो उन्होंने पहले साल भर पहले से प्लान की थी, साल भर पहले से वो बिहार की जनता को इन बातों के लिए लगातार कह रहे थे, टोक रहे थे, और तमाम ऐसी चीजें जो उन्होंने कही उसको बीजेपी ने चुरा लिया।
ये भी बात उन्होंने कही कि बीजेपी ने उनकी तमाम घोषणाओं को तो जो वो करने वाले थे उनको चुरा लिया। यानी हमको क्या नीरज ऐसा घोषणा पत्र दिखने वाला है जो महागठबंधन से मिलता जुलता होगा या इससे भी बढ़िया रहेगा, इससे भी अच्छा घोषणा पत्र आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि उसमें तो वादे करने हैं। वादे कितने पूरे होते हैं, तमाम घोषणा पत्र आप भी देख रहे हैं 25 साल की से किस तरह से चुनाव होते हैं, क्या क्या घोषणाएं की जाती हैं और कितने वादे पूरे होते हैं। जो बचे हुए वादे रहते हैं वो अगले रिज्यूम में पूरा करने की बात की जाती है कि 5 साल और दीजिए, 5 साल और दीजिए। इस तरह से वो लगातार कंटिन्यू चलता रहता है कि आप हम पे विश्वास करिए। अभी हमने 20 वादे किए थे, 2 इस बार पूरा किए, 2 अगली बार पूरा करेंगे और 2 आगे करेंगे। अब जनता किसके वादे पर विश्वास करती है ये जनता के ऊपर है, जब रिजल्ट आएगा उसके बाद। और रही बात मुख्यमंत्री के फेस की, तो बहुत पहले से सबको पता था कि महागठबंधन का मुख्यमंत्री फेस कौन होगा, तेजस्वी यादव ही होंगे, क्योंकि कांग्रेस किसको अपना मुख्यमंत्री फेस घोषित करती, वो खुद 19 सीट पे चुनाव जीत कर आई है। भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की बात इसलिए अलग मैं कहता हूं क्योंकि उनके पास भारतीय जनता पार्टी ने 74 सीटें जीती थी, उसके बाद भी 46 सीट जीतने के बाद भी उन्होंने नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री बनाया था। यानी नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी की बड़ी मजबूत स्थिति है, बराबर की लमसम स्थिति है। भले हम कह सकते हैं भाजपा की स्थिति ज़्यादा, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी की स्थिति देखिए, आरजेडी के कंधे पर सवार होकर ही कांग्रेस की जो सीटें आ रही हैं वो आ रही। वो मुख्यमंत्री पद किसे दे देते अगर तेजस्वी यादव को ना देते? कोई है, कोई नाम, कोई चेहरा? हमारे ख्याल से तो नहीं है कांग्रेस का। बिल्कुल। अगर अकेले चुनाव लड़ते बात तो। नीरज और खटकी, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, सारे दल के लोग बैठे हुए थे मंच पर, तब क्या जो पीछे बैनर लगा था या मंच के आसपास कहीं लालू प्रसाद यादव की तस्वीर आपको दिखी थी क्या? लालू प्रसाद यादव की एक छोटी तस्वीर लगी हुई थी, तमाम नेताओं की तस्वीर मैं इस बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले आपने कहा कि लालू प्रसाद यादव बड़ा फैक्टर है चुनाव में, बिहार चुनाव में, खासकर बिहार की राजनीति में। उससे बड़ा कोई नाम नहीं है बिहार में, लालू प्रसाद यादव से बड़ा कोई नाम नहीं है। लालू प्रसाद यादव ही वो नेता है बिहार के जो गरीब, दलित, पिछड़े लोगों को मुख्य धारा में लेकर आए थे। लोगों से उस समय बहुत बड़ी उम्मीद, बहुत बड़े नेता है लालू प्रसाद यादव का, बहुत बड़ा कद बिहार में है। अगर उनकी छोटी तस्वीर देखकर आज मुझे दुख हुआ कि सारा चुनाव लालू प्रसाद यादव के ही चेहरे पर, भले उनके बेटे लड़ रहे हैं लेकिन मेन फेस लालू प्रसाद यादव आज भी हैं। गरीबों की आवाज, वंचितों की आवाज, शोषितों की आवाज। आज अगर सामाजिक न्याय की बात होती है तो लालू प्रसाद यादव से बड़ा कोई चेहरा बिहार में नहीं है। और उनकी तस्वीर छोटी लगाना, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ मिस्टेक हो सकता है या कि जो भी लोगों ने सोचा हो, लेकिन लालू प्रसाद यादव के बिना बिहार चुनाव की कल्पना नहीं की जा सकती जब तक वो बिहार में एक्टिव हैं, और अभी वो एक्टिव हैं। और एक बात मुझे और खास लगी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में नीरज की, बिहार पर फोकस किया है तेजस्वी ने, बिहार पर, बिहारियों पर फोकस किया है। उन्होंने एक बात और कही, एक तंज भी कसा या एक आक्रामक तेवर दिखाए है कि बिहार को बिहार बनाना है, कब्जाने नहीं देना है। जो लगातार वो कहते रहते हैं कि सारी इंडस्ट्री तो गुजरात में बसी है, वहाँ पर बसी है, बिहार का तो कोई भला किया नहीं भाजपा ने। 20 सालों में नीतीश गठबंधन में सरकार चला रहे हैं, उस दौरान कोई भला नहीं किया। तो ये एक जो फोकस था, बाहरी शक्तियों पर हमला और बिहार को तवज्जो देना, बिहारियों को तवज्जो देना, क्या ये फैक्टर भी वहाँ पर कोई प्रभाव दिखाएगा? जी बिल्कुल काम करेगा। देखिए, बिहार अस्मिता पर भी ये चुनाव हो रहा है कि बिहार के लोग बाहर जाकर नौकरी कर रहे हैं, छोटी मोटी नौकरियां कर रहे हैं, और जिस तरह से महाराष्ट्र में या तमाम जगहों पर उनके साथ टीवी पर आया भेदभाव होता है, तमाम वीडियोस ऐसे वायरल हुए, उससे कहीं ना कहीं दुख होता है बिहारियों को या उत्तर प्रदेश के लोगों को, हम लोगों को भी दुख होता है कि जब बाहर में भाषा के नाम पर इस तरह की बात होती है। तो अब चूंकि तमाम बिहारी वापस आए हैं, बिहार के रहने वाले तमाम नागरिक वापस आए हैं, जो छठ का त्यौहार है वो मनाने, बहुत ज़्यादा इसकी मान्यता है। तो अब ये कहा गया है कि आप लोग वापस मत जाइए, आप यहीं रहिए, आपको यहीं रोजगार मिलेगा। ये बात मतलब कहा जाए तो एक बहुत बिहार के लोग बिहार में ही रहे, बिहार में उनको रोजगार मिलेगा। घोषणा पत्र में तमाम वादे किए गए हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो असंभव दिख रही हैं, इन्हें कैसे संभव किया जाएगा। और बीजेपी, नीतीश जो गठबंधन है, एनडीए, उसका घोषणा पत्र क्या रहेगा, देखते रहिए आज की खबर।